हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वर्ल्ड इन आईआईटी थिंकिंग। तो आज हम आई जेई मेन के 20 जनवरी से होने वाले पेपर के लिए गेस्ट पेपर हम लोगों ने एक पेपर कंबाइन करके सारे चैप्टर्स मिक्स करके क्वेश्चन पेपर तैयार किया है और आज हम उसका डिस्कशन करेंगे और वो उसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन के जो 25 क्वेश्चन है उसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर एक तरह से ईथर दिया हुआ और ईथर का एचआई के साथ रिएक्शन दिया हुआ है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ईथर का एचआई के साथ रिएक्शन। तो ईथर का एचआई के साथ रिएक्शन है तो यहाँ क्या होगा, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर H प्लस होगा, I माइनस होगा, ये लोन पेयर जाएगा, इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा। तो होगा क्या, होगा ये कि O के साथ H पॉजिटिव, ऐसे O जुड़ जाएगा लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन H प्लस से बॉन्ड जब बनेगा तो लोन पेयर देने के बाद ऑक्सीजन पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, इस तरह से हमारा बन जाएगा। ठीक, तो होगा क्या कि अब ये बॉन्ड टूटना चाहेगा तो बॉन्ड टूटने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला बॉन्ड हमारा इस साइड से टूट जाए, ऑक्सीजन की तरफ भी टूटेगा यहाँ, और दूसरा है कि हमारा टूट सकता है इस साइड पे, एक इस तरह से। तो हम पॉसिबल देखेंगे क्या क्या टूट सकता है। तो हम 2 पॉसिबल तरीके ढूंढेंगे जिससे क्या क्या टूट सकता है। तो अगर मैं मान लूँ इसको, अगर मैं मान लूँ नाम दे दूँ, इसका नाम दे दूँ ए। अगर ए साइड पे टूटेगा तो क्या बनेगा, एक तो आपका ये अगर ए साइड से टूटेगा तो यहाँ से टूट गया तो ऑक्सीजन लोन पेयर लेकर चला जाएगा। तो यहाँ तो हमारा एक तो CH3 OH बन जाएगा और यहाँ पर कार्बोकैटायन बन जाएगा। और कार्बोकैटायन की अगर यहाँ अब हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे। दूसरा अगर हम देखें ये ए तोड़े हैं, अगर मैं बी को तोड़ूँ, बी को बॉन्ड को तोड़ो तो क्या बनेगा, कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा वो देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्या होगा, ये हमारा 6 मेंबर की रिंग अगर इधर टूटेगा तो OH ये बनेगा। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा पीछे कर दूँ, मतलब यहाँ टूटने पर हमारा क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल ये वाला बनेगा OH, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, यहाँ हमारी टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, अब दोनों जगह अल्फा हाइड्रोजन कौन लें, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 4 है और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है 9। तो हमें पता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन से काउंट होगी, रेजोनेंस हो नहीं रहा है। तो जहाँ अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा, तो अब हेलोजन वहीं पर जाकर अटैच होगा। तो I माइनस यहाँ भी अटैच होगा और यहाँ भी अटैच होगा, लेकिन जो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ से देखेंगे अगर इसको ऐड कराने के बाद यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक तो ये बन जाएगा I, और दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, इस पर I जब जुड़ जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा CH3 तो यहाँ टर्सरी एल्किल हैलाइड बन जाएगा। क्या टर्सरी है, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा ये वाला होगा। हालांकि ये भी बनेगा, सेकंड वाला भी हमारा बनेगा, लेकिन ये हमारा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो हमारा सेकंड आंसर नहीं होगा, सेकंड इज माइनर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट ये। और ये टर्सरी एल्किल हैलाइड बनाने का एक तरीका भी होता है, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोन पेयर का H प्लस पे अटैक कराएंगे, फिर उसके बाद हम OH पॉजिटिव बनेगा, फिर हम दोनों A और B तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करके चेक कर लेंगे कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा उसी पे हाइड्रोजन जाकर अटैच हो जाएगा। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट ये देगा, क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 9 है और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 4 है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ये हमारा एल्कीन सिस्टम है। हमारा क्या है, अगर हम यहाँ नंबरिंग कर दें 1 2 जस्ट 1 सेकेंड 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की चेन अगर मैं यहाँ बना लूँ तो दिस 1 2 3 4, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5 कार्बन एंड OH। यहाँ पर एल्कीन लगी हुई है। अब हमें यहाँ दिया क्या गया, यहाँ हमें दिया Br2 NaHCO3। तो पहले हम Br2 का रिएक्शन कराएंगे। तो एल्कीन क्या होता है, Br2 के साथ रिएक्शन करके साइक्लो 3 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, 3 मेंबर की रिंग बनेगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, यहाँ Br इस तरह से जुड़ जाया करता है, Br पॉजिटिव, ठीक है, Br पॉजिटिव जुड़ जाएगा। और यहाँ पर जो रिएक्शन होगी ना वो होगी इलेक्ट्रोनाइजेशन, यहाँ हेलो इलेक्ट्रोनाइजेशन। यहाँ रिएक्शन कैसे होगी, हेलो इलेक्ट्रोनाइजेशन। तो यहाँ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन बनते हैं, साइक्लिक स्टर जिसे बोलते हैं
इलेक्ट्रॉन बनना। तो आंसर तो हमारा तुरंत हमें पता चल गया सी होगा। आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा, इलेक्ट्रॉन। अब कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। तो होगा क्या, ये लोन पेयर अब जाएगा, अगर हम यहाँ नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ 5 मेंबर बनना ज़्यादा अच्छा पसंद करता है। और यहाँ 5 मेंबर हमारा बना भी हुआ है। हम क्या करेंगे, इस पर हम अटैक करा देंगे, क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव सेंटर होगा, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा। तो अगर मैं नंबरिंग कर दूँ तो एक 5 मेंबर की रिंग बनेगी, 5, और मैं यहाँ पर इसको स्टार मान रहा हूँ। और ये बॉन्ड जैसे ही बनेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 5 मेंबर की रिंग बना देता हूँ। दिस इज़ आवर 5 मेंबर रिंग। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया हो तो OH पॉजिटिव बन गया होगा, और 1 के बगल में 2, 2 के बगल में 3, 3 के बगल में 4, 4 के बगल में 5, और 2 पे क्या है, C डबल बॉन्ड 2 है। 5 से क्या है, 5 से एक स्टार का बॉन्ड जुड़ा हुआ है जैसे CH2, और फिर यहाँ पर ये टूट गया है तो यहाँ Br जुड़ गया है। और फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, NaHCO3 से रिएक्शन करा दिया। तो ये बेस होता है, बेस क्या करेगा, इस H को ले लेगा और हमारा लोन पेयर वापस चला आएगा। तो हमारा ये सिंपल साइक्लिक इलेक्ट्रॉन साइक्लिक ईस्टर बन जाएगा, हमारा C प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ना RCOR, RCOOR, तो ये हमारा साइक्लिक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हेलो इलेक्ट्रोनाइजेशन। यहाँ पर Br2 की जगह आपको कभी कभी I2 या Cl2 भी दे सकता है क्वेश्चन। ओके, क्लियर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो Cl मतलब एनहाइड्रस AlCl3 का क्वेश्चन है। मतलब ये अगर हम देखें तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ होगा क्या, यहाँ सिंपल से हमें क्या करना है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वाले कॉन्सेप्ट लगाना है। AlCl3 होता है तो हमें पता है AlCl3 के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, AlCl3 के पास क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो Cl का लोन पेयर इसके ऊपर जाकर अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा ये Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव चला जाएगा, यहाँ माइनस के फॉर्म में इसको देगा। तो एक्चुअल में यहाँ क्या बनेगा, AlCl4 माइनस बन जाएगा, AlCl4 माइनस बन जाएगा। और ये हमारा ये तो जैसे सिस्टम है उसको बना लेते हैं। ये हमारा डबल वन डबल वन डबल वन OCH3, और यहाँ पर क्या NO2, यहाँ पर 1 2 3 4, और Cl चला गया तो यहाँ पॉजिटिव छोड़ के गया है। ठीक, अब हमें देखना है कि सारे जगह 6 मेंबर की रिंग बन रही, तो बना लेंगे हम भी 6 मेंबर की रिंग बना लेंगे। तो 6 मेंबर की रिंग बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, नंबरिंग कर दें। 1 जस्ट 1 सेकेंड, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इसको मैं मान लेता हूँ निगेटिव, इसको मान लेता हूँ पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो ये 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी यहाँ से। अगर मैं एक, ये हमारा 6 मेंबर की रिंग तो है ये बेंजीन रिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 मेंबर की रिंग बन गई है। अगर मैं 1 इसको मैं मान लेता हूँ 6, 5 के बगल में 4 के बगल में 3 के बगल में 2 के बगल में 1। ठीक है, और 1 पे क्या है, 1 पे है 1 पे अब हमारे ये पता चल गया 5 पे पॉजिटिव बन गया है। 1 पे पॉजिटिव निगेटिव का बॉन्ड बन गया था, लेकिन 1 के नीचे एक स्टार का इस तरह से बॉन्ड बना हुआ है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, मेथिल ग्रुप। ये हमारा क्या है, मेथिल ग्रुप। दिस इज और मेथिल ग्रुप, दिस इज और मेथिल ग्रुप, दिस इज और मेथिल ग्रुप, सिंपल से मेथिल ग्रुप है। 1 पे हमारा क्या है, मेथिल ग्रुप। अब होगा क्या, और यहाँ हमारा OCH3 जहाँ लगा है वहाँ लगा ही रहेगा, OCH3 यहाँ, NO2 यहाँ। अब होगा क्या, अब इसने डबल बॉन्ड दिया तो ये डबल बॉन्ड भी गायब होगा। एक चीज़ याद रखना, ये डबल बॉन्ड नहीं रहेगा क्योंकि इसने दिया यहाँ पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब इसको अपनी एरोमेटिसिटी वापस गेन करनी है। तो एरोमेटिसिटी वापस कैसे गेन कर पाएगा, एरोमेटिसिटी तभी गेन कर पाएगा जब ये वाला हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकले और यहाँ निगेटिव सेंटर देकर जाए। तो ये क्या बन जाएगा, वापस ये एरोमेटिक स्टेबलाइज हो जाया करेगा। दिस इज एरोमेटिक स्टेबलाइज। तो हमारा हो गया है सिंपल रिएक्शन OCH3 NO2 एंड दिस इज CH3। तो अगर इसमें हम देखें तो हमारा सबसे बेस्ट पॉसिबल जो आंसर है वो A आंसर है। तो हम लोगों ने यहाँ सिंपल कुछ नहीं कराया है। सिंपल अगर स्टेप फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, स्टेप 1 की बात करूँ, तो सिंपल जैसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराते हैं और वहाँ पर क्या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा के कार्बोकटायन का जनरेट कर लिए, कार्बोकटायन का जनरेशन कर लिया गया। और कार्बोकटायन जनरेशन के बाद स्टेप 2 में क्या कर दिया गया, इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा के और साइक्लाइजेशन करा लिया गया, साइक्लाइजेशन। और साइक्लाइजेशन कराने के बाद स्टेप नंबर 3 में हम लोगों ने क्या
वापस उसकी एरोमेटिसिटी को गेन करा दिया H को लॉस करा के, एरोमेटिसिटी गेन बाय लूजिंग H प्लस, क्योंकि एरोमेटिक है तो एरोमेटिक बनना चाहिए, नहीं तो हमारा रिएक्शन, क्योंकि एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई तो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई, और हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो स्टेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये जेईई में आ भी चुका है 31 जनवरी 2024 टू, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार आता है। कभी क्या करेगा, कभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, ज्योमेट्री पूछ लेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा, मैग्नेटिक नेचर पूछ लेगा। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सबको अगर हम डिस्कस ही कर लें, ताकि अगर आपके एग्जाम में आए तो आप कर लें। तो मैं डिस्कशन क्या कर लूँ, NiCO4 वर्सेस NiCl4 2- का डिस्कशन कर लूँ क्या, NiCO4 वर्सेस इन दोनों कॉम्प्लेक्स का अलग से मैं डिस्कशन कर लूँ। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट में, अगर मैं बात कर लूँ तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट सी बात करना चाहेंगे वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बात कर लें, ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड हम बात कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्री। फोर्थ हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता लें, और फिफ्थ वन इज मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर यहाँ भी वही बताना होगा, यहाँ पर हम क्या बता लेंगे, यहाँ हम बता देंगे इसका फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंड हम बता देंगे हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड ज्योमेट्री, फोर्थ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड फिफ्थ वन इज मैग्नेटिक नेचर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसकी बात करूँ तो निकल का निकालना है एक्स प्लस कार्बोनिल का 0 था, 4 × 0 = 0, दैट इज x = 0। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा, निकल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकल क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x + 4 × -1 = -2, दैट इज x = आ जाएगा +2। तो निकल का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ होता है sp3, यहाँ भी होता है sp3, ज्योमेट्री यहाँ भी टेट्राहाइड्रल और यहाँ पर भी टेट्राहाइड्रल, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 0 होता है। यहाँ sd पेयरिंग का कॉन्सेप्ट चलता है, वो हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप याद रखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वीक फील्ड लिगेंड, यहाँ SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CO। मैग्नेटिक नेचर यहाँ पर हमारा होता है डायामैग्नेटिक, दिस इज डायामैग्नेटिक, और यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, यहाँ हमारा मैग्नेटिक नेचर होगा पैरामैग्नेटिक। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रख के चले जाएंगे तो हमारा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा, NiCO4 एंड NiCl4 2-, तो हम कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से आंसर अगर मैं देखूँ, यहाँ मैग्नेटिक नेचर की बात कर रहा है डाया पैरा, तो NiCO4 क्या होगा डायामैग्नेटिक एंड NiCl4 2- इज पैरामैग्नेटिक, इसका डी आंसर सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे दिए हैं और उनके ये बता दिया कि कौन सा लाइट का वेवलेंथ वो एब्जॉर्व करता है, और यहाँ पर डिफरेंट लिगेंड के अगर कॉम्प्लेक्स में देखें तो लिगेंड के नेचर बस चेंज हो रहा है, ठीक है, मेटल भी चेंज हो रहा है, लेकिन लिगेंड के नेचर से हम यहाँ आंसर देंगे। तो हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जो होगा, अगर स्ट्रॉन्गर लिगेंड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ेगा तो उसकी CFSC बढ़ती है, और CFSC बढ़ने का मतलब क्या, एनर्जी बढ़ेगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, और वेवलेंथ क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब जो वेवलेंथ होगा वो कम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर या ऑर्डर लिख लूँ किसकी, अगर मैं CFSC का ऑर्डर लिख लूँ लिगेंड का, तो CFSC ऑर्डर या एनर्जी ऑर्डर लिगेंड का अगर मैं लिखूँ तो पहले में क्या है 6 CN है, अब ये सबसे ज़्यादा होगा CN, और एक C वाले कॉम्प्लेक्स में 6 CN है तो 6 CN का ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद NH3 6 इसका ज़्यादा होगा, 6 अमोनिया है, फिर 5 अमोनिया और 1 Cl है, भले 1 Cl है लेकिन वो ज़्यादा होगा, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा H2O4। तो हमारा वो उसका ऑर्डर हो गया। तो हमें ये पता चल गया जो लिस्ट वेवलेंथ एब्जॉर्व करेगा वो कौन करेगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा तो इसका वेवलेंथ कम होगा, तो इसका लिस्ट वेवलेंथ होगा H2O का 4 का, इसका क्या होगा
हाईएस्ट लैम्डा होगा ना, इसका लीस्ट वेवलेंथ, इसका हाईएस्ट लैम्डा। तो अगर लीस्ट वेवलेंथ और हाईएस्ट वेवलेंथ की अगर मैं बात करूँ, ये तो क्लियर हो गया। तो हम यहाँ से अगर देख लें तो जहाँ सी एन होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे क्या होगी, ज़्यादा या कम। सी एन जिसमें है उसी का, अगर मैं डी की बात करूँ तो डी का हाईएस्ट वेवलेंथ होगा, डी का क्या होगा, हाईएस्ट वेवलेंथ। तो डी का हाईएस्ट वेवलेंथ होगा, नहीं जिसमें H2O4 है उसका हाईएस्ट वेवलेंथ, तो डी का फोर्थ हो जाएगा यहाँ से, ठीक। और फिर अगर मैं सी एन वाले की बात करूँ तो सी एन का सबसे कम हो जाएगा, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। तो इससे तो दो ऑप्शन हमारे हो गए, और इसी से हमारा एलिमिनेट भी हो गया कि आंसर बी आएगा, डी का फोर्थ सी का फर्स्ट। और ए और बी में बात करेंगे तो ए का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी के, तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि लिगेंड का स्ट्रेंथ बढ़ने से सी बढ़ती है लेकिन उसका वेवलेंथ घट जाता है। फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे लिगेंड के बिहेवियर का ऑर्डर, और फिर उससे हम क्या करेंगे, वेवलेंथ को, लिगेंड के बिहेवियर से हम सी एनर्जी बता लेंगे, और एनर्जी का प्रोपोर्शनल क्या होगा, वेवलेंथ होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे डी ब्लॉक से है, तो इसमें क्या होगा, रिएक्शंस हमें याद होनी चाहिए, और डी ब्लॉक में हमें MnO4 माइनस इन सब का एसिडिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन के बारे में दिया हुआ है, तो वो रिएक्शन ही याद होनी चाहिए। तो अगर मैं बेसिक मीडियम की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करूँ तो इन बेसिक मीडियम की अगर मैं बात करूँ तो MnO4 माइनस H2O प्लस आई माइनस, अगर बेसिक मीडियम या फ्रेंडली न्यूट्रल मीडियम बोलते हैं तो ये MnO2 प्लस OH माइनस प्लस IO3 माइनस। तो यहाँ आयोडीन क्या हो गया, आयोडीन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। अगर मैग्नीज की बात करें तो +7 है, +7 से मैग्नीज किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है, लेकिन आयोडीन आयोडेट आयन बन रहा है, और यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गया है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन का -1 से +5 हो गया। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन मान लो आपके एग्जाम में एसिडिक मीडियम का, तो वो भी याद कर लो। तो यहाँ से क्या बन गया, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगर इन एसिडिक मीडियम का यही सवाल आता तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, MnO4 माइनस प्लस H प्लस प्लस आई माइनस से रिएक्शन होकर Mn2 प्लस प्लस H2O प्लस I2 बनता है। तो यहाँ +7 से +2 जाता है मैग्नीज, और यहाँ आयोडीन -1 से क्या जाता है, 0। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ये रिएक्शन अगर यहाँ पर ये एसिडिक मीडियम होता तो आंसर हमारा सी हो जाता, लेकिन यहाँ बेसिक मीडियम है तो आंसर हमारा क्या होगा, आयोडेट आयन IO3 माइनस आयन। तो ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, यहाँ रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट नॉट शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो हमें पता है क्या, हमें पता होना चाहिए कि फ्लोरीन ही है जो केवल -1 मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, और -1 ओनली, -1 फ्लोरीन ओनली शो, जस्ट 1 सेकेंड, फ्लोरीन ओनली शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ हाई EN, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं होगा कि ये वेरिएबल वैकेंसी, वैकेंट डी ऑर्बिटल इज नॉट प्रेजेंट इन फ्लोरीन। इट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करेगा, लेकिन फ्लोरीन हमारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। हमें थायोनिल क्लोराइड बनाना आना चाहिए व्हाइट फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस तो हमारा सिंपल सा ये होता है, दिस इज आवर व्हाइट फास्फोरस P4 के फॉर्म में मोनोमरिक, इस तरह से व्हाइट फास्फोरस ये होता है हमारा। और इसका थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे। तो रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए कि पी ब्लॉक का व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन से इसमें PCl3 प्लस SO2 प्लस H2Cl का फॉर्मेशन होता है। इन्होंने बोला है ना, रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विथ फास्फोरस फॉर्म से कंपाउंड ए, तो कंपाउंड ए हमारा PCl3 होगा, और इसी PCl3 का हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है। तो PCl3 का अगर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए होगा, एक बार वैकेंट पी ऑर्बिटल में जाएगा पी के, और ये PCl3 से क्या बन जाएगा, POH3। इसी तरह होगा ना, PCl3 होगा, और यहाँ से बार बार H2O, एक H2 अटैक होगा, एक H और Cl निकलेगा, बारी बारी से 3 बार होगा, और यहाँ पर POH बन जाएगा, और 3 मोल ऑफ HCl हमारा निकल जाएगा। तो हमारा क्या होता है, POH3, ये हमारा बी कंपाउंड हो जाएगा। तो पहला आंसर हो जाएगा, और इसको POH3 को हम क्या लिख सकते हैं, H3PO3 भी लिख सकते हैं।
तो हमारा ऑप्शन होगा बी, PCl3 एंड H3PO3। तो रिएक्शन से याद होनी चाहिए कि P4SOCl2 का रिएक्शन करने पर PCl3 बनेगा और वही PCl3 हाइड्रोलाइज होकर POH का थ्राइस बना लेगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरा रिपीट हो गया है तो मैंने इसके जगह पर एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया है। इसमें क्वेश्चन है बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट यहाँ गलत लिख दिया हूँ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब हमें बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो पहले हमें देखना होगा कि कौन सा बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव करता है। तो हमें ये बेंजीन पे लगे ग्रुप को देखना होगा। तो CH3 होता है वो हाइपर कंजुगेशन प्लस H लगाता है, H का कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट। OCH3 हमारा प्लस M इफेक्ट लगाता है और CF3 हमारा माइनस H इफेक्ट लगाता है। तो हमें पता है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बढ़ानी है, यदि हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बढ़ाएंगे, इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग विल इंक्रीज, अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल विल आल्सो इंक्रीज। तो हमें देखना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले ग्रुप कौन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए जो ग्रुप होते हैं उनका ऑर्डर होता है प्लस M, फिर प्लस H एंड देन प्लस I और माइनस I घटाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाने वाले कौन से ग्रुप होते हैं, माइनस M, माइनस H एंड माइनस I। ठीक है। ये लोन पेयर से दे रहा है प्लस M होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन से देगा तो ये हाइपर कंजुगेशन होगा, ये खींचेगा तो माइनस H का इफेक्ट होगा, यहाँ हाइड्रोजन का नो इफेक्ट होगा। तो अगर इसमें हम देखें तो प्लस M सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी हो जाएगी। अगर मैं इसको नाम दे दूँ ABCD तो प्लस M इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर होगा, सबसे अच्छा होगा हमारे लिए प्लस M, C, फिर प्लस H, फिर क्या होगा A, D तो घटाएगा माइनस H से और B नो इफेक्ट है तो घटाने से अच्छा है कि कोई इफेक्ट ना लगाए, तो B और ये D। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर होगा और वही अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्डर होगा। ये भी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का भी ऑर्डर यही होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम काफ़ी 11th-12th में पढ़ते आए हैं। हमें ये नीचे हम पता ही होगा कि मेटल ऑक्साइड कि कौन सा हमारा बेसिक होता है, कौन सा हमारा एसिडिक होता है, कौन हमारा न्यूट्रल होता है, तो ये याद होना चाहिए। जैसे सोडियम ऑक्साइड, ये हमें सिंपली हमें पता होना चाहिए बेसिक ऑक्साइड, दिस इज बेसिक ऑक्साइड। आर्सेनिक ऑक्साइड जो हमारा होता है एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक मेटल होगा तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, जो कि दोनों बिहेवियर शो करते हैं। और फिर हमारा है N2O, वो हमारा क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। NO हमारा भी न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। और Cl2O7 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, क्लोरीन हाईली नॉन मेटल, तो ये हमारा एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि इन 1 2 3 4 5 ऑक्साइड्स में कितने एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो सिंपल सी बात है AH2O3 ओनली 1 ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, चलो आर्सेनिक की यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ओके क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट ने एक रिएक्शन कराया, AB3 गैस का डिकम्पोजिशन कराया, उसमें प्रेशर और टी-हाफ का ऑर्डर दिया हुआ है और हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो हमें प्रेशर और टी-हाफ का बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो अगर मैं देखूँ तो हमें एक रिलेशन पता होता है, टी-हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1। लेकिन अगर प्रेशर आ जाएगा तो वही 1/P0 की पावर n-1 हो जाएगा। तो बस इसी से हम रिलेशन अपना बना लेंगे। हम क्या करेंगे, T12 हमें ये T12 पता है और प्रेशर पता है, तो T12/T12 इज इक्वल टू, यहाँ से हम रिलेशन बना लें तो हमारा रिलेशन बन जाएगा T12/T12 इक्वल टू P0, ऊपर अब 2 जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो P02/P01 ऐसे मान के आपकी पावर n-1 कर लेंगे। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो T12 क्या है, पहले वाले डाटे को ले लूँगा तो वो है 4, और उसी तरह से P01 की बात करूँ तो वो है क्या 50। T12 क्या है, T12 है हमारा 2 और P02 क्या है हमारा 100। तो मैं यहाँ अगर पुट करूँ तो ये हो जाएगा T12/T12 दैट इज़ 4/2 इज इक्वल टू P02/P01 क्या हो जाएगा, P02 हमारा क्या हो जाएगा, P02 इज़ 100/P01 50 की पावर n-1। अब हम उसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 की पावर n-1। तो अगर नंबर सेम है पावर, तो पावर 1, यहाँ पावर हमारा बेस सेम है तो 1 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा n-1।
तो n इजिकल टू आ जाएगा 1 + 1 दैट इज n इजिकल टू 2। तो ऑर्डर ऑफ द ये n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यहाँ n जो होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। तो हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। तो सिंपल हमें ये रिलेशन याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व किए होंगे। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन था और हमारे एक बार आ चुका है अप्रैल 2023 में शिफ्ट 2 में 11 अप्रैल को आ चुका है। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो लिखने का तरीका आप लोग को पता ही होगा। रेट कैसे, रेट इज इक्वल टू, यहाँ बोला है केमिकल रिएक्शन में A + B से प्रोडक्ट बन रहा है और ऑर्डर इज़ 1 विद रिस्पेक्ट टू एन बी, मतलब A के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है और B के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है। तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर 1। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। तो पहले रिएक्शन क्या है, 0.1 रेट है, ठीक है। पहले रिएक्शन हमारा 0.1 रेट है इक्वल टू K रेट कॉन्स्टेंट, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की बात करें तो वे कितने हैं 20 की पावर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 0.5 की पावर 1। इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन मान लेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0.4 इजिकल टू के एक्स टू द पावर 1 0.5 टू द पावर 1। जैसे सेकंड एक्सप्रेशन और थर्ड इससे भी बना लें क्योंकि हमें यहाँ एक्स वाई की वैल्यू निकाली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो 0.8 इजिकल टू के एक्स टू द पावर, ये क्या हो जाएगा 40 टू पावर 1 और क्या आ जाएगा वाई टू द पावर यहाँ 1 वाई टू द पावर 1। ये थर्ड एक्सप्रेशन हो गया। अब हमें डिवाइड करके वैल्यूज़ निकाली हैं। तो पहले तो इसको डिवाइड करना आसान होगा, तो डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड वाला हम स्टेप ये कर रहे हैं, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। फर्स्ट बाय सेकंड डिवाइड करेंगे तो हम क्या होगा, ये 0.1 डिवाइडेड बाई 0.4 इजिकल टू 20/x, के से क्या कट जाएगा 20/x की पावर 1 इजिकल टू 0.5 की पावर 1 अपन 0.5 की पावर 1। तो डायरेक्ट मैं 1 की पावर 1 ही लिख दे रहा हूँ इसको। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये 1/4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 20/x आ जाएगा। जिस सिम्बलाइज यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इजिकल टू आ जाएगा 80। तो हमारा x इजिकल टू 80। तो ए और सी ऑप्शन में 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, या तो बी और डी होगा नहीं, ए और सी ही होगा, इन्हीं दोनों में से होगा। लेकिन अब हमें y निकालना है। तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दूँ, तो अगर मैं नेक्स्ट कर दूँ डिवाइडिंग फर्स्ट बाई थर्ड, अगर फर्स्ट बाई थर्ड को ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा 1/8, डायरेक्ट में कर रहा हूँ। यहाँ इन दोनों से आ जाएगा 20/40 की पावर 1, कैसे के कट चुका है, और यहाँ से आ जाएगा 0.51 वाई की पावर 1, ऐसा आ जाएगा। यहाँ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 1/8 इजिकल टू 1/2 मल्टीप्लाई 0.5 को मैं 1/2 इंटू वाई ऐसा लिख सकता हूँ। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1, यहाँ सॉल्व करने पर लिखूँ 1/8 इजिकल टू 1/4 वाई क्रॉस मल्टीप्लाई 4y इज इक्वल टू 8, दिस सिम्बलाइज y इज इक्वल टू 2। तो हमारा x इज इक्वल टू 80 आ गया और y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो सिंपल रेट एक्सप्रेशन लिखना है और डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लेना है, कुछ करना नहीं है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। तो हमें पता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर। कॉन्सेंट्रेशन अगर कोई एक ऐसे कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, यहाँ n क्या होता है, n इज़ द ऑर्डर। और हम जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, रेट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट a की पावर n, ठीक। अब हमें इसी यूनिट बताना है रेट कांस्टेंट का। तो हमें पहले रेट का पता होना चाहिए। तो रेट अगर काइनेटिक्स में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट तुम्हें पता है क्या होता है, मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो क्या आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से सेकंड को स्मॉल ऐसे दिखा दिया। तो यहाँ से हमें पता चल गया अगर मुझे के की यूनिट निकालनी है तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर n, ओके। तो रेट की यूनिट तो हम पहले निकाल चुके हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कॉन्सेंट्रेशन में पता है कॉन्सेंट्रेशन सिंपली मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर ओके होल पावर n। तो यहाँ पर मोल की पावर 1 है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मोल की पावर 1 लीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स, और यहाँ आ जाएगा मोल की पावर n होल पावर n लीटर की पावर -n। अगर मैं इधर ऊपर ले आऊँ तो मोल की पावर 1 और 1 और n ऊपर जाएगा तो -n, लीटर की पावर -1 है और n -n ऊपर जाएगा तो +n हो जाएगा, n -1 हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। तो इसको हमें याद करना चाहिए किसी भी
ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ एन की वैल्यू 1 रख देंगे तो एन की वैल्यू nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट है, एन की वैल्यू 1 रख देंगे तो मोल के पावर 1 - 1 लीटर के पावर n - 1 सेकेंड इनवर्स, तो मोल के पावर 0 लीटर के पावर 0 सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारा ये पता भी है कि ये फॉर्मूला सही है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो होता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सेकेंड इनवर्स होता है ना। तो ये हम निकाल सकते हैं, तो ये हमें इसमें से हमारा बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तो हम सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन सिंपल, हम फर्स्ट क्लास में ही केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, इनमें से बताना है कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर सिंपल अगर कोई हमें जैसे ये रिएक्शन दिया, उस रिएक्शन को मैं लिख लेता हूँ 2A + 3B + 3/2C टू फॉर्म 3P प्रोडक्ट, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें तो सिंपल से हमें पता है रेट निकालने के लिए हमें पता है क्या, कॉन्सेंट्रेशन हमारी स्टिकोमेट्रिक इक्वेशन लगाते हैं बस सिंपल। तो अगर रेट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में लिखना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना -dA/dt, और ये 1/2 आ जाएगा, -1/2 dA/dt इज इक्वल टू -1/3 dB/dt इज इक्वल टू माइनस का 2/3 dC/dt, एंड लास्ट क्या हो जाएगा प्लस का 1/3 dP/dt। ये हमारा चारों एक्सप्रेशन मतलब हम लोगों ने इस तरह से रेट के टर्म में लिख लिया। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है मोल के टर्म में, तो अगर हम सेम वॉल्यूम मान लें, तो सेम कंटेनर में ये सारे रिएक्शन सेम वॉल्यूम मान लें सबका, तो हम क्या करेंगे इसको मोल के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको मोल के टर्म में लिख लेंगे, और यहाँ किसी में पी नहीं लिखा है तो पी को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, बस इन्हीं तीनों को कंसिडर कर रहे हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना -1/2 dNA/dt इज इक्वल टू -1/3 dNB/dt इज इक्वल टू -2/3 dNC/dt। सारे माइनस है तो सारे माइनस को मैं काट रहा हूँ, प्लस 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 बन गया, और यहाँ केवल dNA/dt है तो बाकी सबको 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो dNA/dt इज इक्वल टू 2/3 dNB/dt इज इक्वल टू 4/3 dNC/dt। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया, और मैच करा लेंगे किसमें होगा, तो ऑप्शन सी इसके लिए बेस्ट आंसर है। क्लियर। तो यहाँ बस कॉन्सेंट्रेशन की जगह मोल में खेल दिया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या मान लेंगे कि सिमिलर वॉल्यूम के लिए बात कर रहा होगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो मोल के टर्म में खेल कूद लेंगे। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डी ब्लॉक का ही क्वेश्चन है। बोला है इन 3D सीरीज द मेटल हैविंग द हाईएस्ट M2+ मतलब M2+ से अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन लेकर M बन रहा है, तो इन चारों एलिमेंट में किसकी SRP वैल्यूज़ हाईएस्ट होगी, किसकी SRP वैल्यूज़ हाईएस्ट होगी। तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का अभी यहाँ आइडिया होना चाहिए कि SRP वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर मैं वैसे तो हमें पता है कि ये जो भी मेटल है ये हाइड्रोजन से सीरीज में ऊपर ही होंगे, हाइड्रोजन के नीचे हमारा कॉपर होगा, बाकी जिंक आयरन और क्रोमियम ऊपर ही होंगे। और हमें बोला है कि हाईएस्ट मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो केवल यही 0 के नीचे यही पॉजिटिव वैल्यू होगी। और एक्चुअल में ये वैल्यू होती कितनी है, कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो होती है कॉपर बनती है होती है प्लस का 0.34 वोल्ट, और बाकी वैल्यू क्या होंगी इससे कम ही होंगी। तो अगर मैं 3D सीरीज़ की बात करूँ तो 3D सीरीज़ में अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे अगर आप ग्राफ चेक करेंगे NCERT में दिया हुआ है डी ब्लॉक में, तो कॉपर 2+ से कॉपर की वैल्यू हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट SRP वैल्यूज़ होती है, हाईएस्ट पॉजिटिव SRP वैल्यू होती है डी ब्लॉक के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो 3D सीरीज़ के लिए हम ग्राफ चेक कर सकते हैं। वैसे भी हम इसका डाटा देख सकते हैं। जिंक के लिए जो होता है -0.76 वोल्ट होता है, इसका +0.34 वोल्ट, इसका -0.44 वोल्ट, और क्रोमियम होता है -0.9 वोल्ट। तो हमें ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, और हम बेसिक अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 9-10 से जो पढ़ते हैं उसको भी माइंड में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बस ये वर्ड थोड़ा उन्होंने कन्फ्यूज़ करने के लिए बोल दिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो बस कुछ नहीं है। हम 10 तक वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं जानते, लेकिन हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आइडिया होता तभी पर ये क्वेश्चन हम कर सकते थे। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी विच चेंज विथ टेम्परेचर, मतलब कौन सा क्वांटिटी इन चारों में से जो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म का आइडिया होना चाहिए कि ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो कुछ इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो मैं आपको लिखवा ही दे रहा हूँ कि क्या क्या होते हैं। तो जो वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं, वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, वो हमेशा क्या होगा, वॉल्यूम से क्या होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में चेंजेस होंगे। तो वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म इस टेम्परेचर डिपेंडेंट। और मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होगा, मास रिलेटेड
कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो होंगे वो होते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या होते हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो इसके एग्जांपल लिख सकते हैं। तो जब भी परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आएगा तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम आएगा वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, मोलरिटी आएगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, नॉर्मलिटी आएगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। लेकिन उसी का उल्टा अगर हमारे पास मास परसेंटेज या परसेंटेज W/W, जिसे मास परसेंटेज भी बोलते हैं, मास परसेंटेज आ जाए तो हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मोलरिटी आ जाए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोल फ्रैक्शन आ जाए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोल परसेंट आ जाए वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ppm एंड ppb क्या होते हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो हमें यहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट पूछा है, तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हमारा क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट, दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की कैटेगरी का है ना। मोल फ्रैक्शन क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, IP लिख दे रहा हूँ। ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये भी टेम्परेचर, मास परसेंटेज भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और मोलारिटी हमारा क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट यही आंसर होगा कि टेम्परेचर के साथ ये वेरी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा pKa वैल्यूज़ का क्वेश्चन है। तो हमें बस सिंपल याद होना चाहिए कि pKa बढ़ाने पर, pKa अगर हमारा बढ़ रहा है, pKa हमारा बढ़ रहा है तो हमारा एसिडिटी क्या होगा? एसिडिटी घटेगा और बेसिसिटी बढ़ेगा। तो सिंपल से अगर मैं इसका बेसिसिटी ही चेक कर लूँ तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pK। तो मैं इसकी बेसिसिटी ही चेक कर लूँ और जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वही हमारा pK का ऑर्डर हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना है? ग्रुप देखना है। तो हम अगर इन सबको सामने से अगर लाएँ तो यहाँ हाइड्रोजन है, थोड़ा मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ, हाइड्रोजन है। तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या होगा? कोई इफेक्ट नहीं लगेगा, नो इफेक्ट। ये क्या है? लोन पेयर ग्रुप है, ये क्या कलर लेगा? +M ग्रुप लगाएगा। तो +M ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगी, बेसिक स्ट्रिंग बढ़ाएगा। -M ग्रुप है, घटाएगा। और यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? +H ग्रुप लगेगा। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे जैसे +M ग्रुप, +H ग्रुप और +I ग्रुप क्या होते हैं? बेसिसिटी को बढ़ाएंगे, बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। -M, -H एंड -I क्या करते हैं? बेसिसिटी को घटाएंगे, एसिडिटी को बढ़ाएंगे, तो बेसिसिटी घट जाएगी। तो अगर यहाँ बेसिसिटी का ऑर्डर होगा तो बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा जो कि हमारा pKa का भी ऑर्डर होगा। तो +M ग्रुप वाले पहले ढूंढ लो। तो बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा हमारा होगा बेसिक, उसकी pKa ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फिर हमारा NO2 तो घटा देगा, तो फिर हाइड्रोजन नो इफेक्ट वाले को ले आएंगे। और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? सी वाला ऑप्शन आ जाया करेगा। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि ये बेसिसिटी और pKa का ऑर्डर होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो सिंपल हमें क्या करना होगा? नेचर देखना होगा। तो हमें कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। अगर बेसिसिटी की बात की तो बेसिसिटी कैसे, बेस कैसे डिफाइन होता है? अगर मैं ऑर्निंग बात करता हूँ तो ऑर्निंग हमेशा ब्रॉन्स्टेड बेस की बात करता हूँ। जब हम बेसिसिटी कंपेयर करते, ब्रॉन्स्टेड बेस क्या कहता है कि लोन पेयर कितना ईजिली H+ को एक्सेप्ट करे, लोन पेयर कितना जल्दी H+ को एक्सेप्ट करे। लोन पेयर H+ एक्सेप्टिंग पावर को देखा जाता है कि जो लोन पेयर H+ को जल्दी पकड़ेगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि एक चीज़ तो कन्फर्म बात हो गई ना कि जो लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा वो मोर बेसिक होगा। लोकलाइज्ड लोन पेयर इज मोर बेसिक देन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमें पता है कि लोन पेयर मौजूद होना चाहिए ना, लोकलाइज मतलब खुद के पास होना चाहिए। जब खुद के पास होगा तो वो आसानी से H+ पे अटैक कर देगा, और घूमता रहेगा तो H+ पे अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहला रीजन ये। और दूसरा हमें एक चीज़ ये भी पता होना चाहिए कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो लोन पेयर होगा वो मोर बेसिक होगा किससे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर से। क्यों? क्योंकि एस कैरेक्टर यहाँ कम होगा, और एस कैरेक्टर कम होने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी और बेसिसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर एस कैरेक्टर ज़्यादा होने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी और बेसिसिटी घट जाएगी। एक चीज़ याद रखना है। अब यहाँ पर नेचर जान ले। तो यहाँ नाइट्रोजन है डीलोकलाइज। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ नाइट्रोजन के लोन पेयर का अगर नेचर देखूँ तो ये डीलोकलाइज्ड
लोन पेयर है, डीलोकलाइज लोन पेयर है। और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं बात करूँ तो sp2 है। क्यों sp2 होना चाहिए sp3, लेकिन sp2 इसलिए है क्योंकि ये लोन पेयर अब क्या हुआ, रेजोनेंस का पार्ट हो गया, तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं काउंट करेंगे ना। यहाँ नाइट्रोजन sp2 तो है, लेकिन ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। दिस इज लोकलाइज लोन पेयर, भले ही ये sp2 है। लोकलाइज लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज। ये तो हमारा सिंपल sp3 है, डिलोकलाइज भी नहीं, sp3 हाइब्रिडाइज है सिंपल। और ये भी हमारा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये भी डिलोकलाइज है। तो क्लियर तो बात ये है कि सबसे ज़्यादा तो सी हो जाएगा। क्यों सी ज़्यादा हो जाएगा, क्यों sp3 अगर मैं यहाँ पर बना ही लूँ, मैं इसको बना ही लेता हूँ मॉलिक्यूल को, तो सबसे ज़्यादा हमारा बेसिक जो होगा, सबसे ज़्यादा जो हमारा बेसिक होगा वो क्या होगा, ये होगा ना। सबसे ज़्यादा हमारा बेसिक हो जाएगा ये NH2 sp3 हाइब्रिडाइज वाला सिस्टम। फिर हम क्या करेंगे, लोकलाइज वाला सिस्टम। ये दोनों डिलोकलाइज हैं, तो ये जीत जाएगा, ये लोन पेयर ये वाला जीत जाएगा, sp2 लोकलाइज। अब सवाल है इन दोनों में कौन जीतेगा। तो इन दोनों में बताने के लिए हमें क्या करना होगा, H+ ऐड कर देना होगा। अगर मैं यहाँ H+ ऐड कर दूंगा तो ये NH2 पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ H+ लूँगा तो ये NH3 पॉजिटिव जब भी बनेगा तो यहाँ अभी भी रिंग हमारी क्या है, एरोमेटिक है, लेकिन ये रिंग अब क्या हो गई, नॉन एरोमेटिक हो गई। तो H+ लेने के बाद लेस स्टेबल हो गया, तो इसकी बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन दोनों में ये वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ये NH2 एनिलीन जिसे बोलते हैं, और फिर हमारा लास्ट में आ जाएगा हमारा पायरोल आ जाएगा। तो ये हमारा क्यों ज़्यादा होगा, sp2 ये भी है, डिलोकलाइज ये भी है, लेकिन H+ एक्सेप्ट करने के बाद भी ये अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करके रख रहा है। लेकिन ये sp2 डिलोकलाइज तो है, लेकिन जैसे ही इसको H+ ऐड करा दिए, इसने इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, और ये नॉन एरोमेटिक बन गया कब, H+ एक्सेप्ट करने के बाद। तो ये हमारा रीज़न है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है, इसमें बोल रहा है कि मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो सिंपल ये रिएक्शन है, पहले हम इसको बना लेते हैं, इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाए। तो मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो अगर मैं सिंपल इसको बनाऊँ, एनिलीन की तरह सिंपल अपने बना लूँ, तो ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पर NH2 होगा, और यहाँ पर हमारा Me होगा 3 पोजीशन पे। तो इसमें किया जा रहा है, फर्स्ट स्टेप किया जा रहा है एसिटिलेशन कर रहे हैं Ac2O और पिरीडीन के साथ। पहले तो मैं Ac2O बनाने आना चाहिए। तो अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से दिखाऊं तो एक्चुअल में होगा क्या, सबसे पहले पिरीडीन इस एसिडिक हाइड्रोजनों को लेगा, जैसे लेगा तो ये क्या बन जाएगा, पहले NH- बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NH-। ये हमारा Me लगा हुआ है, और Ac2O को भी हम ला रहे हैं ना, पहले तो बेस ही रिएक्ट करेगा। एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट रिएक्शन होती है, तो पहले यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो गया। ये हाइड्रोजन एसिडिक है, क्यों, निगेटिव चार्ज घूमना, रेजोनेंस शुरू करना शुरू कर देगा। अब Ac2O अगर मैं बनाऊँ तो इस तरह से बनता है, CH3CO CO CH3। ये निगेटिव चार्ज इस सेंटर पे जाएगा और इसको ये बाहर फेंक देगा। तो अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो ये हो जाएगा NH, ये यहाँ जाएगा, और ये जैसे ही मुड़ेगा फिर वापस इसको फेंकेगा, इसको निकल जाएगा। तो ये NHCO CH3 एसिटाइलेशन एक तरह से नाइट्रोजन से जुड़ गया, एसिटाइलेशन मतलब NHCO CH3 बन गया, ये Me बन गया। दिस इज आवर, मतलब ये हमारे फर्स्ट। फिर हम सेकंड रिएजेंट क्या डाल रहे हैं, Br2 FeCl3। तो ये सिंपल से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, आर्थो और पैरा में से किसी एक पर होगा। तो हम पैरा को फेवर करेंगे, क्यों, रिपल्सन से बचने के लिए। तो हम लोगों ने क्या कर दिया और ये इसका आर्थो भी पड़ रहा है, ठीक है, तो ये ज़्यादा फेवरेबल हमारा होगा। तो ये हमारा दूर भी रहेगा, और यहाँ Br जाकर इजीली अटैक भी होगा ना, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन से यहाँ, और यहाँ पर लोन पेयर से +M से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कर चला जाएगा। तो ये हमारा चला गया, यहाँ NHCO CH3, यहाँ Br, और यहाँ पर Me हमारा बन गया है। क्लियर। और फिर उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, OH- है। OH- क्या करेगा, OH- देखो ध्यान से, इस पर अटैक करेगा। अगर मैं इसको बोलूँ तो ये हमारा, मान लो कि ये फर्स्ट के बाद ये प्रोडक्ट मान लो इसको B, और थर्ड हमारा क्या होगा, ये OH- अटैक करेगा। तो जैसे ही अटैक करेगा ये हो जाएगा, ये NH, या ये अटैक करके इसको बाहर कर देगा, ये NH- बन जाएगा, और यहाँ पर CO CH3 COH साथ में हमारा मिल जाएगा ना।
CH3COH, और फिर बाद में हमारा H+ रिएक्शन में पड़ा होगा। बाकी हम यहाँ MBr है ही, तो ये हमारा लास्ट में H+ कहीं से सोर्सेज मिल जाएगा, प्रोटॉन का सोर्स, और ये H+ से जुड़ के NH2 Me और Br हमारा डिजॉल्व होगा। तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा होगा दिस इज NH2 हियर, या फिर अगर इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप बनाना चाहो तो वो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा NH2 जहाँ पर है वहीं रहने दो, Me यहाँ पर था, और Br कहाँ पैरा पोजीशन, NH2 के पैरा पोजीशन पर जुड़ गया है। तो ये हमारा डिजायर प्रोडक्ट हो गया। तो सिंपल क्या किया गया, पहले एसिड बेस रिएक्शन कराया गया, फिर उसके बाद Ac2 एसिटिक एनहाइड्राइड पर रिएक्शन कराया गया, इसको बाहर किया गया, NaCO बना। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करा के Br को यहाँ पर लाए, फिर OH- अटैक करा के एसिटिक एसिड को बाहर कर दिए, और फिर लास्ट में H+ जोड़ के हम अपना डिजायर प्रोडक्ट प्राप्त कर लिए हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ए सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 31.4% H2SO4 बाई मास, और डेंसिटी दे दी है, और डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन दे दिया है 1.25 ग्राम पर ml, और हमें मोलरिटी पूछ रहा है, और गिवन मोलर मास H2SO4 का दे दिया गया। तो हमें तो एक चीज़ क्लियर है ना, मोलरिटी निकालने का एक फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लें, दिया क्या गया है, बोला है कि 31.4% H2SO4 बाई मास, तो 31.4% H2SO4 बाई मास का मतलब समझना होगा। इसका मीन्स होता है 31.4 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो हमें सोल्यूशन का वेट पता चल गया कि सोल्यूशन का वेट कितना है, और हमें सोल्यूशन का वेट एक पता चल गया कि क्या है, 100 ग्राम हमारा सोल्यूशन है। तो हमें मास ऑफ सोल्यूशन पता चल गया है, मास ऑफ सोल्यूशन क्या है, H2SO4 सोल्यूशन क्या है, 100 ग्राम है, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या है, डेंसिटी ऑफ H2SO4 सोल्यूशन क्या है, 1.25 ग्राम पर ml है। मास हमें पता चल गया, डेंसिटी ऑफ H2SO4 सोल्यूशन हमें पता चल गया, मास ऑफ सोल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ H2SO4 सोल्यूशन। तो मास डेंसिटी पता हो गया, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 100/1.25, ग्राम से ग्राम चला गया, ml में बदल गया, तो 100/1.25 क्या आ जाएगा, ml, ठीक है। और ml को लीटर में बदलना है तो क्या कर देंगे, ml को लीटर में बदलना है तो 1000 से, ml को लीटर में बदलना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100/1.25 इंटू 10⁻³ लीटर। ये हो गया हमारा, हमें वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन पता चल गया लीटर में। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज 31.4, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट दैट इज 98। बस अब हम इसको फर्स्ट इसको और सेकंड इसको दोनों को ले जाकर इसमें पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 31.4 डिवाइडेड बाई 98 होल डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 1.25, और 10⁻³ ऊपर चला जाएगा 10⁻³। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा नियरली 4.005, और नियरेस्ट इंटीजर इसका क्या हो जाएगा, इसका नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, बस हमें ये 31.4% H2SO4 बाई मास का मीनिंग ये होता है कि 31.4 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। अब हमें सोल्यूशन का मास पता चल गया, डेंसिटी है, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। यहाँ से हम निकाल लेंगे वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, H2SO4 का मास दिया हुआ है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करके हम निकाल लेंगे मोल्स, और डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि कितने आइसोमरिक प्रोडक्ट बनेंगे जब हम 3-chloro-1-butene को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसको लिखना पड़ेगा, पहले हम बना लेते हैं 3-chloro-1-butene। तो दिस इज आवर 3-chloro-1-butene, 1 2 3 4, दिस इज आवर 3-chloro-1-butene। तो इसको हम पहले HCl से रिएक्शन कराएंगे, तो HCl से रिएक्शन कराएंगे, पहले H+ का रिएक्शन करा देंगे। तो H+ हमारा जा रहा है यहाँ पर
एच प्लस यहीं जाएगा, एच प्लस यहाँ जाएगा, एक अल्फा हाइड्रोजन का नेगेटिव यहाँ बनेगा, तो एक अल्फा हाइड्रोजन घूम के नेगेटिव यहाँ बनाएगा, तो एच प्लस यहीं जाकर जुड़ जाएगा। तो एच प्लस जुड़ेगा, पहले से यहाँ 2 एच थे, एक एच और जाकर जुड़ गया, यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव, यहाँ आ गया Cl। ठीक है, अब होगा क्या, एक होता है NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अगर नेबरिंग ग्रुप के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर इसको इस करीब सेंटर को दे देगा। तो यहाँ पर इस तरह से 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट जो भी बनेगा ये बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये हाइड्रोजन क्या करे, ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफ़र कर जाए, जैसे बोलते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये कार्बोकेटाइन, ये एक पॉजिटिव चार्ज इस क्लोरीन पे भी आ सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो ये भी यहाँ पे भी आ सकता है, ये आ सकता है। और अब क्या होगा, जो H+ का रिएक्शन तो हो गया, Cl- बचा हुआ है, तो Cl- एक यहाँ रिएक्शन कर देगा, और यहाँ पर Cl- रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ Cl- यहाँ मान लो रिएक्शन कर दिया, किसी भी रिएक्ट कर दे, सिमिलर है। तो ये ऐसे हमारा बन जाएगा, ये हमारा Cl, ये हमारा Cl, ओके, Cl हमारा बन जाएगा। क्लियर है, तो हमारा Cl बन गया, तो ये हमारा डिजायर प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, Cl हमारा डिजायर प्रोडक्ट आ गया। और यहाँ 2 कायरल सेंटर है, तो अगर एक तरह से सेम अगल बगल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ 2 की पावर n-1 से हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो कितने कायरल सेंटर है, 2 की पावर 2 -1 3, और एक मॉलिक्यूल यहाँ से हमें मिलेगा। ये इसके 3 प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे यहाँ, और एक मॉलिक्यूल यहाँ से मिलेगा, Cl यहीं पर जुड़ जाएगा। तो 3 + 1 टोटल आइसोमेरिक प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, 4 प्रोडक्ट हो जाएंगे। आइसोमेरिक प्रोडक्ट में बनाना है तो कितने प्रोडक्ट हो जाएंगे, 4 प्रोडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए हमें Kp दिया हुआ है और Kc पूछ रहा है, और हमें R की वैल्यू दे दी है। तो अगर मैं रिएक्शन लिखूँ सिंपल, तो N2O4 2NO2 दोनों गैस में है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, पहले तो उसका डेल्टा Ng निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, कितने हो जाएंगे, प्रोडक्ट 2 - 1 दैट इज 1। अगर मैं इस फॉर्मूले में रख दूँ Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Ng, तो डेल्टा Ng तो 1 है, तो Kp = आ जाएगा Kc × RT की पावर 1। तो यहाँ से मैं Kc क्या निकाल सकता हूँ, Kc निकाल सकता हूँ Kp/RT। Kp क्या है 0.492 ATM, और R की वैल्यू क्या है 0.082 × 300। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो नियरली आ रहा है आंसर हमारा 0.02। तो अगर मुझे लिखना है x × 10⁻² में लिखना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 2 × 10⁻²। तो यहाँ से अगर मैं एनालाइज करूँ, दोनों को बराबर रखूँ, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने लिखा था यहाँ पर, तो पॉसिबल प्रोडक्ट हमारे कितने देंगे 4। इसको हमें याद रखना है, माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस बोला है कि फॉर ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप एट सेम टेम्परेचर ओवरऑल रेट कांस्टेंट इफ EA1 EA2 एंड EA3 आर 40 50 एंड 60 kJ/mol रेस्पेक्टिवली, हमें ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है, फॉर ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप एट सेम टेम्परेचर ओवरऑल रेट कांस्टेंट K = K1 × K2/K3 K1 × K2/K3 इफ reactivation energy फर्स्ट EA1 EA2 एंड EA3 इफ 40 50 एंड 60 kJ/mol है, तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, सिंपल। ठीक है, तो हमें कुल मिला के K को एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेट करना होगा। तो हमें उसके लिए एक अच्छा इक्वेशन बताइए, आर्नियस इक्वेशन, दैट इज K = A e⁻⁻ हमें पता ही है। ठीक है, ये रिएक्शन हमें पता है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ, तो हमें एक तो दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ से K1 लिखूँगा तो K1 क्या हो जाएगा A, बस एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो रही है, टेम्परेचर भी बोला है ना सेम टेम्परेचर, तो -EA1/RT, R कांस्टेंट T भी कांस्टेंट है, K2 A e⁻⁻EA2/RT, K3 क्या हो जाएगा A e⁻⁻EA3/RT। अगर मैं अब इसको सॉल्व करने जाऊँ, तो सॉल्व में अगर करूँ वैल्यूज पुट करके K = K1 × K2/K3, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, K की जगह लिख सकता हूँ, अगर थोड़ा मैं सॉल्व करूँ यहीं पर, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा स्पेस में देना आप चाहूँगा। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ K = K1 × K2/K3, तो यहाँ K की जगह मैं लिख रहा हूँ A e⁻⁻EA/EA1/RT। नहीं, यहाँ तो EA1 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तो 1 है नहीं, क्या है -EA/RT इज इक्वल टू A e⁻⁻EA1/RT मल्टीप्लाई बाई A e⁻⁻EA2/RT।
और यहाँ आ जाएगा ए ई की पावर माइनस ई ए 3 अपॉन आर टी। ए से ए कैंसिल, इस ए से ए कैंसिल। तो यहाँ मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी इक्वल टू ई की पावर माइनस ई ए 1 अपॉन आर टी मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस ई ए 2 अपॉन आर टी। और यहाँ आ जाएगा ई की पावर माइनस ई ए 3 अपॉन आर टी। ठीक है, तो बस मुझे करना क्या है, बस इसको लॉग लेकर सॉल्व कर लेना। अगर मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग बस ले लेंगे, लॉग से कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये बस क्या जाएगा, केवल बच जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी इजिकल टू यहाँ आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी 1, दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस ई ए अपॉन प्लस, मतलब यहाँ माइनस ही हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस ही आएगा। क्या हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी 2 और ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस ई ए अपॉन आर टी 3। अब टी 1 तो होगा नहीं, ये मैंने गलत कर दिया है, इसको मिटा देता हूँ। मुझे एक्टिवेशन एनर्जी को वेरी करना है, तो ई ए 1 दिस इज ई ए 2 दिस इज ई ए 3। यहाँ आर टी से आर टी को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ माइनस को मैं उधर भेज दे रहा हूँ, प्लस को इधर ले रहा हूँ। तो ई ए इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा ई ए इज इक्वल टू ई ए 3, क्या आ जाएगा ई इज इक्वल टू ई ए 3, जस्ट 1 सेकेंड, माइनस ई ए 3 उधर जाएगा प्लस ई ए 1 प्लस ई ए 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस हो गया, ये दोनों प्लस हो गए और ये प्लस हो गया। तो हमें निकालना है ओवरऑल एक्टिवेशन। ये हमारा क्या है, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। ये ओवरऑल है तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। अब ई ए 3 की वैल्यू क्या दी हुई है, अब यहाँ नोट कर लो। ई ए 1 दिया हुआ है 40, ई ए 2 दिया हुआ है 50 और ई ए 3 दिया है 60। तो माइनस 60 प्लस 40 प्लस 50, तो यहाँ से क्या 90 माइनस 60 देगा 30 किलो जूल पर मोल। तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी कितना आएगा, 30 किलो जूल पर मोल आएगा। तो मैंने बस आर्रहनीयस इक्वेशन को सॉल्व करके बस डायरेक्ट ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकाली, और ये सिंपल तरीका है, एकदम लॉजिकल सिंपल तरीका। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से बोला है कि कितने नंबर ऑफ कंपाउंड विच विल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म रिएक्शन। हमें ये बताना है कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। तो आइडोफॉर्म टेस्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आइडोफॉर्म का टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या कहता है, प्लीज ये जान ले। तो आइडोफॉर्म टेस्ट करता है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स having at least one methyl group, having at least one methyl group linked to the carbonyl carbon, linked to the carbonyl atom, linked to the carbonyl atom will give आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। और ये पहला है, अल्कोहल भी देता है, तो अल्कोहल क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और अच्छा ये सेकेंडरी अल्कोहल इस फॉर्म में होना चाहिए, CH3OH। अगर ऐसा सब्सटेंस जुड़ा हो या फिर COCH3 जो हमारा कीटोन वाला इस तरह का सब्सटेंस जुड़ा हो तो हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। जिस भी मॉलिक्यूल में ये होना चाहिए, ये सिस्टम हो जाए और ये सिस्टम हो जाए, वो क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो हम क्या करेंगे, इन 6 स्ट्रक्चर को बनाएंगे और चेक करेंगे कौन से किस स्ट्रक्चर में ये पाया जाता है। जिस स्ट्रक्चर में ये पाया जाएगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्लियर। तो अपन बनाना शुरू करेंगे। तो पहले हम क्या कर देते हैं, नाम लिख लेते हैं, पहले 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 हमें बनाना है। तो अगर मैं 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 बनाऊँ तो पहले इस तरह से बनेगा। ये यहाँ 1 पे हमने फिनाइल निकाल दिया, 2 हो गया, ये 4 कार्बन में ब्यूटेन, तो 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 हो गया। सेकंड हमारा नाम क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 बनाना है, तो बनाना सिंपल है, ब्यूटेन 2 बनाना है, 2 पे मिथाइल भी लगाना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन 2। ठीक। अगर मैं नेक्स्ट बनाऊँ, नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2। तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 इस तरह से बनेगा।
स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए आपको सिंपल। तो ये हमारा 3 मेथाइल ब्यूटेन टू ऑल है। दिस इज आवर 3 मेथाइल, फिर मैं यहाँ CH3 थोड़ा दिखा दूँ क्योंकि हमें बाद में इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। CH3 3 मेथाइल ब्यूटेन टू ऑल। नेक्स्ट हमारा है क्या, 1 फेनाइल इथेनॉल। तो 1 फेनाइल इथेनॉल हम कैसे बनाएंगे, 1 फेनाइल इथेनॉल हमें बनाना है, लिख लेते हैं पहले। 1 फेनाइल इथेनॉल अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये इस तरह से बनेगा, PH CH OH और CH3, ये हमारा है 1 फेनाइल इथेनॉल। नेक्स्ट हमारा 3,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन टू ऑल। क्या है, 3,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन टू ऑल, 3,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन टू ऑल, ये हमारा है 3,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन टू ऑल। तो ये हमारा है, बना लेते हैं, ब्यूटेन टू ऑन है, ब्यूटेन टू ऑन। तो ये हमारा 3 मेथाइल ब्यूटेन टू ऑन बन गया, ठीक है। 3 पे हमारा मेथाइल है और यहाँ पर 1 2 3 4 4 कार्बन है, ये हमारा हाइड्रोजन ही है, 3 मेथाइल ब्यूटेन टू ऑन। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट 1 फेनाइल प्रोपेन टू ऑल, ये इस तरह से बनेगा, 1 फेनाइल, सॉरी बस यहाँ एल्कोहल होगा, 1 फेनाइल प्रोपेन टू ऑल, क्या हो जाएगा, 1 फेनाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक। अब हमें ये ग्रुप ढूंढना है, कहाँ कहाँ मिल जाए। तो पहले में है क्या, ऐसा ग्रुप नहीं है, COCH3 ग्रुप नहीं, COCH2 ग्रुप है। इसमें CH3CH, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं है, ये भी नहीं देगा। नेक्स्ट अगर इसमें देखें, इसमें है ना CH3CHOH ग्रुप, ये है, ये हाइड्रोफोम टेस्ट दे देगा, एल्कोहल। यहाँ भी CH3CHOH है, ये भी दे देगा। यहाँ COCH3 ग्रुप फ्री है, यहाँ CH3CHOH था, ये दे देगा। यहाँ CH3CHOH ये दे देगा, ये दे देगा। और यहाँ पर भी CH3CHOH है, तो ये भी दे देगा। तो 2 नहीं देंगे, 4 दे देंगे। तो कितने कंपाउंड देंगे हाइड्रोफोम टेस्ट, 4 कंपाउंड देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कंपाउंड विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। हम लोग बनाते आए हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग में ढेर सारे स्ट्रक्चर बना लें। O3 बनाएंगे, किस तरह से बनेगा, O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ एक लोन पेयर होगा। H2 बनाना है, 2 लोन पेयर बनेगा इस तरह से। SF4 बनाना है, सीसॉ सेफ होता है, पता होना चाहिए, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अगर मैं ClF3 की बात करूँ तो ClF3 इस तरह से बनता है, 2 लोन पेयर रखता है अपने पास। अगर मैं अमोनिया की बात करूँ तो अमोनिया इस तरह से बनेगा। BrF5 की बात करूँ तो ये इस तरह से नज़र आता है, 1 लोन पेयर रखेगा। HCF4 की बात करूँ तो इस तरह से 2 लोन पेयर रखेगा। इसमें बोला है कि किसके पास 1 लोन पेयर है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। वो सेंट्रल एटम की बात करें तो इसमें 1 लोन पेयर तो है, लेकिन अगर सेंट्रल एटम यहाँ डिसाइड करना ही मेन प्रॉब्लम है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ 2 लोन पेयर है, यहाँ सेंट्रल एटम के पास 1 लोन पेयर है, यहाँ सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर है, यहाँ सेंट्रल एटम के पास 1 लोन पेयर है, यहाँ सेंट्रल एटम के पास 1 लोन पेयर है, और यहाँ हमारे सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर है। तो एक्चुअल में ये 1 लोन पेयर ये और ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सेंट्रल एटम वर्ड बोल के हमें कंफ्यूज किया है, तो सेंट्रल एटम ये है नहीं। तो ऑक्सीजन ओजोन में हम सेंट्रल एटम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि 3 है। एक्चुअल में देखा जाए तो अगर बात करें तो इसमें भी हो सकता है, लेकिन सेंट्रल एटम बोला है तो 3 इज़ द बेटर आंसर एज कम्पेयर टू 4 भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के माइंडसेट पे कि वो NTA ने क्या इसके लिए ऑप्शंस दिया है, ठीक है। तो 3 आंसर दिया हुआ था, तो ये हमारा आंसर 3 है, ओके। तो आई होप आपको सारे 25 के 25 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल में सॉल्व किया, और उम्मीद करेंगे कि आप इन सब कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके फार्मूले को डिटेल में समझेंगे और अप्लाई करेंगे एग्जाम में, तो आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। जैसे हम लोगों ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट को भी समझा है, विथ मैकेनिज्म, विथ कॉन्सेप्ट, विथ फार्मूलेज, और हम लोगों ने बेसिसिटी, PK वैल्यू, इन सब चीज़ों को डिटेल में देखा है, और हम इन सब चीज़ों को माइंड में रखेंगे और अपने एग्ज़ाम में इसको अप्लाई करेंगे। तो बहुत एक्सपेक्टेड है कि इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो
जैसा भी हो इसको देखेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में नज़र आ जाएँ तो उनको करना ही करना है, और यहाँ से हमारे मैक्सिमम मार्क्स आउटपुट निकालने ही निकालने हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।